हमारे एक फेसबुक फॉलोअर जिनका नाम डॉन चंदू जी उनकी फेसबुक आईडी के आधार पर है, उन्होंने एक सवाल किया कि सर क्या एक महिला वसीयत कर सकती है? क्या एक महिला को वसीयत करने का अधिकार है? मैं यहां पर आपको ये बात स्पष्ट कहूंगा कि संपत्ति के मामले में महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा व्यापक अधिकार प्राप्त है। एक पुरुष अपनी स्वर्जित संपत्ति की वसीयत कर सकता है, वहीं एक महिला जिसको कि संपत्ति किसी भी रूप से प्राप्त हुई हो, चाहे वो पुश्तैनी प्राप्त हुई हो, चाहे उसकी स्वर्जित हो या किसी अन्य माध्यम से उसको संपत्ति प्राप्त हुई हो, वह अपनी संपत्ति में विशेषाधिकार रखती है। वह चाहे उसको अपनी प्रॉपर्टी वसीयत कर सकती है, बेबख्शिश कर सकती है और अपनी संपत्ति के अंदर कोई भी अधिकार जो उसको प्राप्त है वह कोई भी अधिकार लेने के लिए स्वतंत्र है और उसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। डूंगरपुर के एल पंड्या जी पूछते हैं कि सर मेरे और मेरे पत्नी के नाम पे हमारी कुछ स्वअर्जित संपत्ति है, क्या हमारे निधन के बाद हमारी बेटी हमारी संपत्ति के अंदर अपना हिस्सा क्लेम कर सकती है? जी हाँ, जरूर कर सकती है। भले ही संपत्ति आपकी स्वअर्जित हो या फिर आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो, बेटी का अधिकार है कि वह अपने पिता की संपत्ति में अपना हक क्लेम कर सकती है। लेकिन यदि किसी कारण से आप यह चाहते हैं कि आपके या आपकी पत्नी के निधन के पश्चात आपकी बेटी आपकी संपत्ति में हिस्सा क्लेम नहीं कर पाए, इसके लिए यदि आपकी स्वअर्जित संपत्ति है तो आप अपनी जीवित रहते हुए उस संपत्ति का अधिकार आप जिसके नाम पर करना चाहते हो उनको कर सकते हो, या अपनी संपत्ति के मैटर में एक रजिस्टर्ड विल वसीयत यदि आप एग्जीक्यूट कर देते हैं तो बाद में ये परिस्थितियां पैदा नहीं हो सकती है। यह आप पर निर्भर करता है। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर विविध संगीता जैन पूछते हैं कि सर अगर कोई वसीयत फर्जी पाई जाए तो क्या किया जा सकता है? यदि कोई वसीयत फर्जी पाई जाती है तो ऐसी अवस्था में आप तुरंत ही उस प्रॉपर्टी पर स्टे ला सकते हैं कि वसीयत के आधार पर उसमें किसी प्रकार का संपत्ति में परिवर्तन न हो। इसके साथ ही आपको यदि डाउट है कि जिन लोगों ने उस विल की उस वसीयत की कूट रचना की है, फर्जी तरीके से वसीयत बनाई है, उनके खिलाफ आप भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवा के उनके किए गए कृत्यों के लिए आप उन्हें दंडित करवा सकते हैं। फर्जी रूप से की गई वसीयत को यदि साबित करते हैं तो उस वसीयत का अर्थ जीरो होगा, जिसका लाभ जिसके नाम पर वसीयत है उसे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर मनोज जी तिवारी पूछते हैं कि सर चेक देने वाले की मृत्यु हो गई, अब पैसे की वसूली कैसे होगी? यदि आपने किसी को पैसा दिया है और उस व्यक्ति ने उस पैसे के भुगतान के लिए आपको चेक दिया है और चेक देने वाले की डेथ हो जाती है, तो ऐसी अवस्था के अंदर आप चेक बाउंस करा के 138 का दावा नहीं कर सकते हैं। आपको सिविल केस प्रोसीडिंग में जाना पड़ेगा और सिविल का दावा करके आप उसके उत्तराधिकारियों से आप अपनी राशि की वसूली कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके उत्तराधिकारियों ने उस व्यक्ति से संपत्ति के रूप में विधिक वारिसान के रूप में यदि कोई राशि या कोई संपत्ति प्राप्त की है तो आप बाकायदा आप अपनी राशि की वसूली उस व्यक्ति से कर सकते हैं। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर ओपी विश्वकर्मा जी फेसबुक कमेंट करते हैं कि सर मैंने एक ऑनलाइन क्लास लेने के लिए चेक दिए थे, हर महीने मेरे खाते से राशि कट रही थी, लेकिन सामने वाले ने मुझे ऑनलाइन क्लास दी ही नहीं और मैंने पेमेंट को स्टॉप करा दिया, लेकिन राशि चली गई, उसका क्या करूं? देखिए, सबसे पहले ये कि सामने वाले ने आपको ऑनलाइन क्लास देने के नाम पे राशि वसूल की है। यदि उसने ऑनलाइन क्लास आपको नहीं दी है तो पहले बाई फोन कंसल्टेशन करके आप उससे अपनी राशि की पुनः मांग करो, और उसके बाद भी लगता है कि वो आपको आपकी राशि का भुगतान नहीं कर रहा है, आप अपने वकील के जरिए एक लीगल नोटिस देके आप अपनी दी हुई राशि की सारी राशि की वापस मांग करें। उसके बावजूद भी यदि वो आपको राशि का भुगतान नहीं करता है, ऐसी अवस्था में उसने आपके साथ धोखाधड़ी कारित की है, जिसके खिलाफ आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हो। और चूंकि आपके उसके बीच का जो रिलेशन है वह कंज्यूमर का है, तो आप कंज्यूमर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई करके आप अपनी राशि की वसूली कर सकते हैं और मेंटली हरेसमेंट की राशि और वाद खर्चा भी उससे वसूल कर सकते हैं। हमारे फेसबुक फॉलोअर नारायण राम जी पूछते हैं कि सर मैंने फोन पे से किसी को पेमेंट ट्रांसफर किया, अब वह मुझे पैसा नहीं दे रहा है, क्या मैं वसूली की कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं? देखिए, यदि आप ऑनलाइन रूप से किसी को कोई पैसा ट्रांसफर करते हो
तो यह स्थापित नहीं होता है कि आपने उसको पैसा उधार दिया। यदि आपके पास उसको राशि उधार देने संबंधित कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, या आप साबित कर सकते हो कि आपने पैसा उसको उधार मांगा था और उस उधार की मांगने पर आपने उसको राशि दी है, यदि आप ऐसा साबित कर सकते हो तो आप वसूली का दावा करके आप उससे उस राशि की रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको अपनी राशि की वसूली के लिए कोर्ट फीस भरनी पड़ेगी, और कोर्ट फीस आप तभी भरे जब आप अपनी बात को न्यायालय के अंदर साबित कर पाए कि आपने उस व्यक्ति को राशि उधार दी थी। फेसबुक आईडी मेरा भारत महान से हमें एक कमेंट आया और उस कमेंट में पूछा गया कि सर क्या बैंक को अधिकार है कि वह हमारे खाते से पैसा निकालकर किसी दूसरे के बैंक खाते में डाल दे। देखिए, आए दिन हम लोन लेते हैं और लोन लेने के लिए हम बैंक को ऑटो डेबिट की परमिशन देते हैं, ईसीएस के माध्यम से, एनएससीएच के माध्यम से। यदि आपने ऐसी कोई परमिशन दी है तो बैंक आपके अकाउंट का पेमेंट डेबिट करके दूसरे अकाउंट को क्रेडिट कर सकता है। यदि आपने किसी को चेक दिया हुआ है तो बैंक आपके अकाउंट के पेमेंट को डेबिट करके दूसरे के अकाउंट को क्रेडिट कर सकता है। लेकिन कोई भी बैंक बिना आपकी स्वीकृति के, बिना आपकी परमिशन के, बिना आपके हस्ताक्षरित मैंडेट फॉर्म के सिग्नेचर किए बिना आपके बैंक से कोई राशि डेबिट करके दूसरे खाते में क्रेडिट नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो यह आईपीसी के अंतर्गत गंभीर अपराध है, जिसके लिए आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और बैंकिंग लोकपाल को इसकी शिकायत दर्ज करा के बैंक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। हमारे फेसबुक फॉलोअर राजा जी नागर लिखते हैं कि 22 लाख का चेक था मेरे पास, बैंक में पेश किया, मेरा भी बैंक एसबीआई था, सामने वाला भी का भी एसबीआई था। बैंक मैनेजर ने सामने वाले से पूछा, उसने कहा कि मैंने चेक नहीं दिया। बैंक वाले ने चेक बाउंस नहीं किया और मेरे चेक पे कैंसिल लिख के ठप्पा मार के दे दिया और मुझे 22 लाख का नुकसान हो गया। अब मैं इस राशि की वसूली कैसे करूं? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि जिसके पास चेक है वही चेक का मालिक है और उसी चेक के जरिए आप अपने 22 लाख की वसूली कर सकते थे। बैंक को कोई अधिकार नहीं था कि आपके चेक को कैंसिल करें। यदि बैंक ने ऐसा किया है तो आप बैंक को लीगल नोटिस दें और आपके 22 लाख रुपए की राशि की उनसे मांग करें। और ऐसी अवस्था के अंदर यदि वो नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं देते हैं तो आप बैंक मैनेजर के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, आप बैंकिंग लोकपाल को इसकी शिकायत कर सकते हैं और उस 22 लाख के चेक के बेस पे आप बैंक के खिलाफ केस फाइल करके आप उस राशि की रिकवरी बैंक से करते हैं और बैंक को उस राशि का भुगतान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी के चेक को बाउंस ना करे, अपने पास रोके और उसको कैंसिल करे। उसको एक वाजिब रीजन के साथ उस चेक को बाउंस करना है और आपको उस चेक को आपको लौटाना है। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर श्री राजेंद्र कुमार जी पूछते हैं कि सर, एक व्यक्ति है जिसकी खुद की खातेदारी जमीन है और उस व्यक्ति ने अपनी खातेदारी जमीन जो कि उसकी पुश्तैनी है उसकी वसीयत कर दी है, क्या यह लीगल है? तो मैं यहां पे आपको बता दूं कि कोई भी ऐसी खातेदारी जमीन जो खुद के नाम पर हो लेकिन उसे पुश्तैनी रूप में प्राप्त हुई हो, मॉरिशी प्रॉपर्टी के रूप में प्राप्त हुई हो, उस पर जो उसके विधिक वारिसान है उनका हक और उनका अधिकार उस पर बना हुआ रहता है। ऐसी अवस्था में यदि वह गलत तरीके से वसीयत करते हैं या फिर जो उसके विधिक वारिसान थे उसको उनका समानांतर हक नहीं दिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में वह वसीयत बिल्कुल भी लीगल नहीं होगी और उस वसीयत को खारिज माना जाएगा।